कहानी कुर्सी की में अब बात होगी कर्नाटक में कुर्सी के नाटक की। एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के करीबी माने जाने वाले एक मंत्री और कई विधायक हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे। माना जा रहा है कि वो दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर मुख्यमंत्री बदलने की मांग करके लौटे हैं। और ये पूरा घटनाक्रम उस वक्त सामने आया जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अभी हाल ही में अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। कांग्रेस के भीतर सत्ता संतुलन का ये विवाद कोई नया भी नहीं है। मई 2023 में चुनाव नतीजे के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में बहुत खींचतान हुई थी। तब खबरें ये भी आई थी कि बारी बारी से मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है और इसके तहत 2.5 साल शिव कुमार को पद संभालना था। हालांकि पार्टी ने कभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की और सिद्धरामैया इस दावे को पहले ही खारिज कर चुके हैं। सिद्धरामैया ने यह साफ कहा कि वे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। सिद्धरामैया ने चामराजनगर में एक सभा में संकेत दिया कि उनकी स्थिति मजबूत है और वे आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि डीके शिव कुमार से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी 140 एमएलए मंत्री और सीएम बनने के लायक हैं। वे सब कुछ बन सकते हैं, कुछ मतलब मंत्री बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वो 5 साल पूरे करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हम सब उनके साथ काम करेंगे। Sir, it's been read in different ways, sir. It's been read in all 140 members are eligible to become minister, chief minister, everything they can become. Now no question is there. Honorable Chief Minister is there. He said that he will come to complete 5 years. I wish him all the best. We will all work with him. अब कर्नाटक के पूर्व मंत्री और सिद्धरामैया के समर्थक के.एन. रमन्ना ने कहा कि जो एआईसीसी के लेटर में लिखा है उसी का पालन करना चाहिए। लेटर में सीएम का नाम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम का नाम डीके शिव कुमार लिखा हुआ है। उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि यह सब किसी समय सीमा के लिए है। एआईसीसी ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರೋ ನೋಡಿದಿರೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದೇ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೋನ್ ಡಿಸಿಎಂ, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೇನು 30 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು 20 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇದೇನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಐಸಿಸಿ ಇಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಐಸಿಸಿ ಇದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Siddhamaya will be the leader, DK Shivakumar, he will be the lone DCM, he will continue up to the parliament elections ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅದು? ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಗು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ। डीके शिव कुमार ने जिस तरह से सीएम को धन्यवाद कहा, शुभकामनाएं दी, उससे ये तो समझ में आ रहा है विजय जी कि डीके शिव कुमार की लॉयल्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के लिए है, लेकिन क्या उतनी ही लॉयल्टी कांग्रेस हाईकमांड ने डीके शिव कुमार के लिए भी दिखाई? ये सवाल आपने उस समय पूछा था जब सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात हो रही थी, टीएस सिंहदेव की बात हो रही थी। ये तो आदिकाल से जुड़ा हुआ सवाल है कांग्रेस के साथ कि तो अपनों के साथ कभी भी दगा कर सकती है। दगा नहीं करते, फैसला लेने में टालते रहते हैं। मैं दगा नहीं कहूंगा क्योंकि लीडरशिप किसके साथ दगा करेगी? लीडरशिप को तो फैसला लेना है ना। तो कांग्रेस लीडरशिप को बल्कि कई बार होता है कि हम अनुभव से समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि गलती दूसरा करे उससे समझ जाइए, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी गलती से समझते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि अपनी पार्टी को कैसे आपकी लीडरशिप के फैसले नहीं लेने की वजह से टूटी। ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी, जब सब्र का बांध सबका अलग अलग फिर पार्टी का हश्र क्या हुआ? कर्नाटक में एक बार सरकार गवा चुके हैं, टूट के कर्नाटक में भी गवा चुके हैं। और शिव कुमार, और मुझे नहीं लगता कि वो अभी जो जातिगत समीकरण है कर्नाटक के उसमें उनकी हिम्मत है कि सिद्धारमैया को हटाकर वो करें। लेकिन ये पार्टी पूरी तरह से शिव कुमार चला रहे हैं,
ये भी सच बात है। वो उनके एटीएम भी हैं, तो वो सबका अपनी अपनी योग्यता होती है, अपना अपना काम होता है किस तरह से। अब कांग्रेस की परेशानी है ना, मान लो केंद्र में सरकार होती तो वो एक लीडर को यहाँ ले आते, एक लीडर को वहाँ रख लेते। अब उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको हल करना चाहिए, वरना नुकसान कांग्रेस का होगा। और कर्नाटक का भी नुकसान हो ही रहा है, जब दो बड़े लीडर्स के बीच में इस तरह का विवाद लंबे समय से चल रहा है। तो या तो साफ कर देना चाहिए उनको, शिव कुमार को बुलाकर, या सिद्धारमैया को कि भाई आप में से किसको क्या रहना है, क्या करना है, लेकिन वो नहीं करते। आपने तो देखा होगा सचिन पायलट मानेसर तक भी पहुंच गए थे अपने विधायकों को लेकर, वहां तो बहुत लेकिन कुछ नहीं किया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो पार्टी तोड़ दी। मीनाक्षी जी, मेरा तो ये कहना है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को इस लड़ाई लड़ने से बेहतर ये है कि वो वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था और सड़कों को ठीक करे। वो शुभम शुक्ला जी का बयान आया, शुभम शुक्ला अंतरिक्ष यात्री है, उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष पहुंचना आसान है, बेंगलोर पहुंचना बहुत मुश्किल है। इतना ट्रैफिक और इतनी सड़कों की जो हालत है कर्नाटका की, और जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष व्यंग किया है, ये शर्म की बात है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए कि इतना सिलिकॉन वैली जैसे शहर में आप ना ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर दे सकते हो, ना आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आप ठीक कर पा रहे हो, न वहाँ सड़कें इतनी बुरी कर रखे हो कि किरण मानेकशॉ को कहना पड़ता है कि भाई मैं आपकी सड़कें बनवा देती हूँ, आप बताइए कौन सी बनवाना है, मैं आपको पैसा देती हूँ। और बेशर्मी से मुख्यमंत्री वहाँ के उद्योगपति से कहते हैं कि आप अपना प्राइवेट जगह खोल दीजिए, ट्रैफिक के लिए डाइवर्ट करने के लिए हमें जगह मिल जाएगी। मतलब ये हालत अगर कर्नाटका की सरकार है तो कर्नाटक की सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर पर, अपनी व्यवस्था पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर इसी से लड़ते रहे तो फिर चुनाव ज्यादा दूर नहीं, हर 5 साल में चुनाव होते, 2.5 साल बाद में चुनाव जाओगे, फिर हमेशा के लिए कर्नाटका से आप साफ हो जाओगे। तो डीके शिव कुमार जो एक्स पोस्ट पर भी अपना स्टेटमेंट लिख रहे थे, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि 140 MLAs आर माई MLAs। लगा कि शायद कोई क्रांति होगी, लेकिन अगले ही लाइन में फिर वो ये जब कहते हैं कि मेकिंग अ ग्रुप इज नॉट इन माई ब्लड, यानी कि एक अलग से ग्रुप बना लेना ये मेरे खून में शामिल नहीं है। तो ये तो समझ में आता है कि उनकी लॉयल्टी पूरी है, लेकिन कब तक दगाबाजी या ठगी या जिसे विजय जी फैसले का नाम दे रहे हैं, इस फैसले से, आलाकमान के फैसले से डीके शिव कुमार संतुष्ट रहेंगे, ये एक सवाल बना रहेगा। नेताओं के बीच महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महायुति सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। शुक्रवार को दोनों नेता शहीद स्मृति दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, लेकिन फडणवीस और शिंदे दूर से राम राम करते हुए अलग थलग नजर आए। जानकारों का कहना है कि इन दूरियों की वजह बीजेपी द्वारा शिंदे शिवसेना के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने को लेकर है। इस शिकायत को लेकर बुधवार को शिंदे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद से ऐसी भी खबर है कि पिछले करीब 48 घंटे से दोनों नेताओं के बीच बातचीत बंद है। इससे पहले बुधवार को नए फौजदारी कानून को लेकर आजाद मैदान में आयोजित प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर फडणवीस के साथ शिंदे भी जाने वाले थे, लेकिन डिप्टी सीएम ने कन्नी काट ली। पटना की एक तस्वीर आपको याद होगी, जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह था, सीएम फडणवीस मंच पर थे, शिंदे और अजीत पवार भी पटना पहुंचे थे, लेकिन जो तस्वीर है वो कुछ अलग दिखाई दे रही थी। तीनों साथ साथ नहीं दिख रहे थे। शिंदे और अजीत तो एक साथ, शिंदे और अकेले नजर आए और उनकी अमित शाह के साथ तकरीबन 40 मिनट तक अलग से बातचीत भी हुई थी। समीर जी के पास ज्यादा इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होगी। अब ये बताएं, क्या कोई ऑपरेशन लोटस की शिकायत भी हुई है? देखिए, तमाम इश्यू थे, सिर्फ एक ऑपरेशन लोटस का नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े नेताओं का नहीं लिया गया, लेकिन ये निश्चित रूप से ये शिकायत रही होगी और की भी थी कि भाई एक दूसरे के साथ गठबंधन में है तो हम गठबंधन धर्म का पालन करें, एक दूसरे के अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश ना करें। फिर अभी बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन के, तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है, तो गठबंधन में तो सहयोगी साथ में लेकर चलना है, और तमाम मुद्दे रहे होंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते। तीसरे अजित पवार है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन में आए, वो भी कह रहे इतनी बार मैं उप मुख्यमंत्री रह चुका हूं, कभी तो मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो वो भी अपनी अलग राजनीति करते रहते हैं। तो तीन बड़े नेताओं जब साथ में होंगे सत्ता में, तो तीनों का ईगो कहीं ना कहीं क्लेश होता होगा। लेकिन अगर शिवसेना के नेता अगर बीजेपी से जुड़ते चले जा रहे हैं तो फिर एकनाथ शिंदे की पावर कहां जाएगी?
नहीं, निश्चित रूप से ये बीएमसी के पहले हुआ से शिकायत की होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि, और बाद में उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आ गया था। जब एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे उसके पहले देवेंद्र फडणवीस का नागपुर में बयान आ गया था कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपनी पार्टी में अगर नहीं महसूस कर रहा है, दूसरी पार्टी में आता है तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी पार्टी को किसी की पार्टी में जबरदस्ती घुसपैठ करके तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि तीनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर बनी हुई, और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस सरकार को चला रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और एकनाथ शिंदे का भी 2.5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी बहुत अच्छा काम किया था, गठबंधन के मजबूत सहयोगी है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर सत्ता में वो आए तो वो एकनाथ शिंदे ही है जिसकी दम पर वो सत्ता में लौटे, और एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में शामिल करवाया था। हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया था। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जो बीजेपी के विरोधी हर्षवर्धन जी यही तो आरोप हमेशा लगाते हैं कि पहले साथ लेकर आते हैं, फिर प्यार प्यार से फिर सब साथ ही कर लेते हैं, और जो लेकर आया उसका सफाया हो जाता है। नहीं, देखिए, ये तो कोई भी दो पार्टियां होंगी तो उनके बीच में ये रस्साकशी, ऊपर चढ़ जाना, अपनी जो संख्या है बढ़ा लेना, ये सब चलेगा ही। और इसका एक दूसरा भी पहलू होता है, जैसे ये जो कहा जा रहा है ना कि पार्षद टूट कर चले आ रहे हैं, अब वो कौन खींच रहा है या खींचे चले आ रहे हैं, इसका भी तो होता है फर्क ना। एकनाथ शिंदे जी को भी तो ये अच्छे से पता है कि जब बीएमसी थी तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी लगभग बराबर थे। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का जो कॉर्पोरेटर का प्रत्याशी था वो दूसरे नंबर पर था, तो एक उनको संभावना दिखती है और इसके लिए भी ये तोड़फोड़ होती है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा ये मानना है कि एकनाथ शिंदे जहां पर खड़े हैं उनके लिए बड़ा आसान नहीं है कि बीजेपी से वो अलग हटें और अपनी कोई पार्टी बना ले। जिस दिन वो हटेंगे, शिवसेना फिर वही उद्धव जी वाली ही असली हो जाएगी। उनका कितना आधार बचेगा, ये सवाल है। और चूंकि एकनाथ शिंदे को ये पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि एकनाथ शिंदे ने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो दोनों संतुलन बनाए रखेंगे। लेकिन रस्साकशी तो ये चलती ही रहेगी, इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली चीजें नहीं है। अब एक और बड़ी खबर के बाद देश में नया श्रम कानून लागू हुआ है। सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं। अब 4 आसान और साफ सुथरे नियमों के जरिए कामगारों को सरकारी लाभ मिल सकेगा। 1 साल में ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को कई नई गारंटीज मिलेंगी। श्रम मंत्रालय के मुताबिक देश में 4 नई श्रम संहिताएं लागू होने का फायदा 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। यह देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। रागी जी, ये जो नया रिफॉर्म है, इस रिफॉर्म गुड न्यूज मैं बोलूं? देखिए, ये बहुत शुभ संकेत है और बहुत स्वागत योग्य कदम है। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि जो लेबर सेक्टर है, जितना उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और बार बार जो हम मांगे देख रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी और ये अपने अंदर की भी आवाज़ थी कि एक जितना जो श्रमिक वर्ग है, जितना उनके कल्याण के लिए किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। और ख़ास करके उनका जो ग्रेच्युटी को लेकर के है, उनके हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको लेकर के है, तो उस दिशा में जो ये कदम उठाया गया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और ये इसको श्रमिक लोग, खास करके लेबर वर्ग जो है, उसका जितना काम उतना दाम, और अगर डबल काम तो फिर डबल दाम। बिल्कुल। ये आपने कहा तो मुझे भारतीय मजदूर संघ का नारा याद आ गया। यही भारतीय मजदूर संघ का नारा है। अच्छा, हाँ, जितना काम उतना दाम। और देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि एक तो सोशल सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान दिया गया है। एम्प्लॉय जो उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो मिले, और जो सबसे अच्छी बात है जिसको लेकर आप थोड़ा सा और खुश हो सकती हैं, मतलब पुरुष और महिला को बराबर वेतन है। तो ये भी एक जो बार बार कहा जा रहा था, एक तरह से कहें कि जितनी चीजें बार बार जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, श्रमिक संगठनों की तरफ से मांगी जा रही थी, वो पूरी की गई। अब जाहिर है कोई भी कानून बनता है तो उसको लागू करना, फिर लागू करने के बाद समझ में आता है कि ये 4 चीजें और है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसे में उसकी जो रीढ़ है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो श्रमिक होते हैं। अगर वो खुश नहीं है तो आप अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से नहीं ले जा सकते। ऐसे में ये जो श्रमिक संहिता, श्रम संहिता, 4 लेबर कोड लागू हुए, ये सचमुच
हिस्टोरिकल रिफॉर्म है, अगर उसी तरह से क्या कहते हैं सर, लेटर एंड स्पिरिट में लागू हो जाए एग्जीक्यूशन लेवल पर, एग्जीक्यूशन क्योंकि ये मेजर रिफॉर्म है मेरे ख्याल से लेबर रिफॉर्म की दृष्टि से। और सोशल सिक्योरिटी को लेकर दो इश्यूज, सोशल सिक्योरिटी और महिला और पुरुषों के बीच, मतलब जेंडर के जो डिस्पैरिटी हमारे देश भर में अलग अलग जगह पर चलती रहती है। बहुत सारी जगह जैसे मीनाक्षी जी उनको तो जेंडर में थोड़ा सा ज़्यादा आगे मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको आमतौर पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इसके नहीं, लेकिन वो लेटर मामले में जजमेंट है। संविधान जो है, संविधान के अंदर इस पर एक्सप्लिसिट जिसको कहते हैं प्रावधान है कि महिला और पुरुष के बीच में इस प्रकार का जो है वो कामकाज में, हालांकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, लेकिन इस प्रकार का ऑलरेडी प्रावधान वहां पर है। प्रावधान नहीं, एग्जीक्यूशन लेवल पर तो नहीं है। एग्जीक्यूशन के और देखिए सरकारी नौकरियों में कहीं भी ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है वहां भी आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई भेदभाव होता है, लेकिन सरकार ने उसको एक तरीके से ये ला करके लीगलाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। ये सबसे बड़ा कम से कम कानून तो होना चाहिए, फिर आप अपने अधिकार फिर अगली लड़ाई है कि आपका एग्जीक्यूशन क्या है। अभी तक तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर था, अब आपके अलग अलग सेक्टर हैं, गिग वर्कर की बात है, नए तरह की अर्थव्यवस्था है, उन सब को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, उसके लिहाज से शर्तें बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये बड़ा जरूरी था। अब एक बड़ा वर्ग है जो पिछले कुछ समय से हम कहते हैं ना, दिवाली आती है, होली आती है, धनतेरस आता है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, वो ई कॉमर्स इतना बढ़ गया। अब ई कॉमर्स बढ़ गया तो उसके साथ लोग जुड़े हुए, उनसे जो लड़के लड़कियां जुड़े हुए जिनको गिग वर्कर कहते हैं, उनकी क्या स्थिति बन रही है, क्या उनका कोई सोशल सिक्योरिटी का मसला है क्या, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण, मेन वही बात है जिसका आपने जिक्र किया कि उनके सोशल सिक्योरिटी का कोई स्कीम था ही नहीं, तो ये सरकार की तरफ से आया है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम अब वो इस मामले में सुरक्षित है, उनको हेल्थ स्कीम उनको अवेलेबल होगा, 40+ वालों को सोशल सिक्योरिटी होनी जरूरी है, तो उनको रजिस्टर किया गया कि वो वर्कर के, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो लोग इस तरह से निकल कर आते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल काम होती है। सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, और खास तौर पर अगर उनका आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि जो ठेले वाले हैं, रिक्शे चलाते हैं, इन सबके सोशल सिक्योरिटी का हम जो है वो प्रोविजन करेंगे, हम उनकी व्यवस्था देंगे। मुझे लगता है कि पूरे देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा काम किया है। एक और महत्वपूर्ण खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है। टीटीपी और डुरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ओपन वॉर की सिचुएशन में है। लगातार हो रही झड़पों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर अटैक किया है। अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कुर्रम जिले में हमला कर अफगानिस्तान के 23 लड़ाके मार गिराए। यह हमला उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर भारत दौरे पर थे। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर उसी वक्त एयर स्ट्राइक की थी जब वहां के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे। अफगानिस्तान ने फाइनल चेतावनी दे दी है, बॉर्डर पर करारा जवाब भी दिया जा रहा है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि दोनों देशों में किसी भी मिनट भीषण युद्ध छिड़ सकता है। तो ये इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की स्थिति बनी हुई है, किसी भी वक्त ये युद्ध छिड़ सकता है। सुमीर जी, देखिए, अफगानिस्तान ने तो अभी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया था, बॉर्डर बंद कर दिए, सामान खाने पीने का सामान भेजना बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया। भारत पहले ही पानी बंद कर चुका। और अफगानिस्तान से जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार पिट रहा था कि सैनिकों को अपनी वर्दी और अपना सारा हथियार छोड़कर भागना पड़ा था, चौकियां खाली कर दी थी, मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान इस बात से बहुत बौखलाया हुआ है कि लगातार भारत के संबंध अफगानिस्तान से बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तली भारत आए थे, अब अभी उद्योग मंत्री आए। भारत जिस तरीके से अफगानिस्तान ने जिस तरीके से मेडिसिन को लेकर भारत से खरीदना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से मेडिसिन लेना बंद कर दिया, तो अभी आ रहा था कि भाई पूरी लगभग मेडिसिन इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद होने की कगार पर आ गई है कि बहुत बड़ा मेडिकल एक्सपोर्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान में करता था। तो पाकिस्तान बहुत परेशान है और मुझे लग रहा है जिस तरीके से डुरल लाइन पर लगातार पाकिस्तान की पिटाई हो रही थी, तो पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन वो अफगान के लड़ाके हैं। पाकिस्तान उनसे कितना भी हवाई हमला कर ले, भले उनके पास हवाई नहीं है, जल नहीं है, लेकिन उनके लड़ाके जो पाकिस्तान को, जो अमेरिका को और जो रशिया को सबक सिखा सकते हैं कि अमेरिका अपने टैंक छोड़ के भाग गया था, इस लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे करेंगे और आखिरी में पाकिस्तानी को कदम वापस पीछे खींचने पड़ेंगे। ओपन वॉर सिचुएशन है ये रागी जी, ओपन वॉर सिचुएशन में तो फिर स्थिति किसी भी हद तक जा सकती है। एक और अच्छी खबर ये है भारत और अफगानिस्तान के लिए कि भारत ने कार्गो प्लेन से
सामान मुहैया कराने का निश्चय कर लिया है। यानी कि जो सप्लाई पाकिस्तान से हो रहा था, अफगानिस्तान ने उस सप्लाई को बंद कर दिया है, चाहे वो मेडिकल हो, चावल हो, और ये सब जो है वो कार्गो प्लेन से सप्लाई करने का भारत ने निश्चय किया है। मुझे लगता है कि भारत ने तय कर लिया है कि अफगानिस्तान को हम हर तरीके से मदद देंगे ताकि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना रहे। पिटाई बराबर पाकिस्तान की होती रहे।